हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा हु आर फूड इनसिक्योर। हु आर फूड इनसिक्योर, आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आपका किस और सेंस में आ सकता है, वो है अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। एक्सप्लेन मीन्स हमारी कंट्री में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से सफ़र कर रहे हैं हमारी कंट्री में। तो हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो हम इसमें फूड इनसिक्योरिटी को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि हु आर फूड इनसिक्योर, मतलब ऐसे कौन से पीपल हैं जो फूड इनसिक्योर है। फूड इनसिक्योर का मीनिंग क्या है, जिन्हें प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा है खाने को। क्लियर, मतलब जैसे अभी हमने इससे पिछली वीडियो में क्या किया था, फूड सिक्योरिटी में व्हाट इज द फूड सिक्योरिटी, नॉट ओनली द टू स्क्वायर मील। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलना सफिशिएंट है तो वो फूड सिक्योरिटी नहीं कहे, उसे फूड सिक्योरिटी नहीं कहा जा सकता। तो फूड इनसिक्योर कौन कौन है, इस कैटेगरी में हम किन लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर landless people. Landless people are the people who do not have their own land. Clear? Traditional artisans, petty self-employed workers. Petty self-employed workers वो होते हैं जो खुद अपने आप ही छोटा मोटा काम करके पैसा थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। And beggars. नेक्स्ट इज द, ये तो ओवरऑल हो गया। नेक्स्ट इज द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में किस टाइप की फूड इनसिक्योरिटी होती है, फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर हु एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस। फूड इनसिक्योर फैमिलीज कौन सी होती हैं, जो इल पेड ऑक्यूपेशंस, मतलब जो थोड़े बहुत ऐसे कामों में लगी हुई है जो थोड़ा बहुत पैसा जिनमें मिल सकता है। एंड कैजुअल लेबर मार्केट, या तो इल पेड ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है या कैजुअल लेबर मार्केट में। ठीक है, तो जो ये वर्कर्स होती हैं, these workers are largely engaged in the, किसमें एंगेज होते हैं, these workers are largely engaged in the seasonal activities। सीजनल एक्टिविटीज में जो वर्कर्स एंगेज होगा तो उसे फुल ईयर में कभी भी अर्निंग नहीं होती है क्योंकि वो सीजनल है। क्लियर, these type of workers are engaged in the seasonal activities and are paid very low wages and just ensure bare survival। इतनी कम वेजेस उसे मिलती है, बिल्कुल कम वेजेस मिलती है, और सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, जस्ट एंश्योर देयर बेयर सर्वाइवल, सिर्फ अपना सर्वाइव ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया फूड इनसिक्योरिटी। अभी ये नहीं है कि हु आर फूड इनसिक्योर आपका ओवर हो गया, ये 2 पॉइंट्स है, नहीं, हम इसको पूरा ही आगे एक्सप्लेन करेंगे, पूरा क्वेश्चन यही है। हाँ जी, उसके बाद आपके पास स्टोरी गिवन है, बुक स्टोरी ऑफ रामू एंड स्टोरी ऑफ अहमद। तो आपने अपनी बुक में ये देखिए स्टोरी ऑफ रामू और ये बैक पे स्टोरी ऑफ अहमद आपको गिवन है। तो आपने अपनी बुक में ये स्टोरी अच्छे से रीड करनी है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फूड इनसिक्योरिटी क्या चीज़ है, कैसे अराइज हो सकती है। और अहमद की स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री में जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसका बेनिफिट उठा के भी हम थोड़ा बहुत अपना जो कह सकते हैं ना कि हम अपनी फूड की नेसेसिटी को थोड़ा बहुत फुलफिल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ जी, तो स्टोरी ऑफ रामू में क्या है, देखिए रामू क्या है, कैजुअल लेबरर है जो कि रायपुर विलेज में एग्रीकल्चर में काम करता है। ठीक है, उसका एक बड़ा सन है सोमू जो कि 10 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने गांव के सरपंच के क्या करता है, वहाँ पे उनके कैटल्स की देखभाल करता है और एज अ पाली, क्योंकि गाँवों में क्या होता है, अगर कैटल्स की देखभाल करते हैं तो उन्हें क्या नेम दिया जाता है, पाली। क्लियर, तो अब वो जो सोमू है ना, उसे सरपंच जो है 1000 रुपीज़ पे करता है। ठीक है, और रामू का सिर्फ एक ही बेटा नहीं है सोमू, उसके 3 और सन्स हैं और 2 और डॉटर्स हैं। टोटल उसके 6 चिल्ड्रन हैं, 3 और सन्स एंड 2 और डॉटर्स हैं। ठीक है, और वो अभी इतने छोटे हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि सोमू ही इटसेल्फ 10 ईयर्स का है। हाँ जी, अब आप ये देखिए, अब उसकी वाइफ है सुनहरी। ठीक है, सुनहरी भी क्या था, पार्ट टाइम वर्किंग करती है। वो क्या करती है,
हाउस क्लीनर फॉर द लाइव स्टॉक, जो जहाँ पे कैटल्स बंधे होते हैं ना, कैटल्स जहाँ पे बंधे होते हैं वहाँ की साफ सफाई करना, ठीक है। लाइव स्टॉक रिमूविंग एंड मैनेजिंग द काउ डंग। अब इसके बदले मुझसे क्या मिलता है, आधा लीटर मिल्क, हाफ लीटर मिल्क मिलता है एंड सम कुक्ड फूड एंड वेजिटेबल्स। जो घर के कई बार क्या होता है, जैसे हमारे घर में होता है कुछ कि कल हमने कोई खाना बनाया था और नेक्स्ट डे हम लोग वो नहीं खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वो अपनी मेड को दे देते हैं। तो वैसे ही उससे भी मिलता था, कुछ कुक्ड फूड और वेजिटेबल्स मिल जाती थी, ठीक है। और इसके साथ साथ बिसाइड शी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड, कभी कभी इसके साथ साथ वो क्या करती थी, अपने हस्बैंड के साथ खेत में भी, क्योंकि उसका हस्बैंड क्या करता था, एग्रीकल्चर, रायपुर में एग्रीकल्चर जो कैजुअल लेबरर था, तो अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर दिया करती थी। कहाँ पे, जब बिजी सीजन में, सिर्फ समझ में आ गई ना बात, बिजी सीजन में। तो ये मैंने अभी यहाँ पे बात बताई है ना आपको, इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर मार्केट, तो वो क्योंकि रामू जो है कैजुअल लेबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ से भी हो जाती थी। तो एग्रीकल्चर जो है एक सीजनल एक्टिविटी है, क्योंकि सारा साल तो एग्रीकल्चर नहीं ना होता, बीच में 3-4 महीने हमारा कोई भी काम नहीं होता एग्रीकल्चर में। तो रामू क्या करता है, ओनली उस टाइम में, ओनली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो सीजनल एक्टिविटी में ही रामू को सिर्फ क्या किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता था, कब, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग में। तो ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, किसके कितने महीने तक, 4 मंथ्स तक वो अनएम्प्लॉयड रहता था। अब उन 4 महीनों में वो क्या करेगा, ठीक है, उन 4 महीनों में रामू और कोई काम ढूंढता है, और कोई काम ढूंढता है। तो कुछ टाइम तो वो क्या होता है, कभी कभी जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, ब्रिक लेइंग में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मतलब इतना कुछ एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 स्क्वायर ऑफ मील, 2 टाइम का खाना ही जुटा पाता है। समझ में आ गई ना बात, 2 टाइम का खाना ही जुटा पाता है। अब उसकी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए इसी वजह से कभी कभी तो क्या होता है, उसके किड्स जो है ना, रामू के जो बच्चे हैं, वो कभी कभी बिना खाए ही सो जाते हैं, भूखे ही सो जाते हैं, ठीक है। और मिल्क और वेजिटेबल जो हैं, उनके फूड का रेगुलर, उनके फूड में रेगुलर नहीं होता मिल्क और वेजिटेबल्स, ठीक है, वो तो कभी कभी उन्हें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, रामू जो है इज फूड इनसिक्योर। अब मैंने आपको बताया कि रामू जो है उस एक कैजुअल लेबरर है, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 1 ईयर में 4 मंथ्स वो अनएम्प्लॉयड रहता है, और कभी कभी जो ब्रिक लेइंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में वो काम करता है। तो वो 4 महीने जो है ना, कभी उसे काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। सो रामू इज कॉल्ड द फूड इनसिक्योर पर्सन। तो आप समझ में आ गया आपको फूड इनसिक्योर कौन हो सकता है। एक तो वो हो गया कि जिसे पूरा साल काम नहीं मिलता है, सीजनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। दूसरा ये, जैसे मैंने रामू की स्टोरी से आपको बताया कि उस इतना काम करने के बावजूद भी उसके और उसकी वाइफ अगर काम भी करते हैं तो उसके बच्चों को कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। तो फूड इनसिक्योरिटी यही है, ठीक है। उन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, मिल्क और वेजिटेबल्स तो उन्हें अपने फूड में कभी कभी मिलती हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अहमद की। अहमद की स्टोरी में क्या है, अहमद जो है एक रिक्शा पुलर है, कहाँ पे, बेंगलोर में, ठीक है। एंड ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया। और उसके अहमद में कौन, उसकी फैमिली में कौन है, उसके 3 ब्रदर्स हैं और 2 सिस्टर्स हैं एंड ओल्ड पेरेंट्स हैं। वो कहाँ पे रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, ठीक है। और उसके सभी मेंबर्स का जो अर्निंग्स है ना, या कह लो कि वो उनका जो खाना पीना है, वो अहमद की ही जो रिक्शा पुलर करता है उसकी अर्निंग से चलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब ये अहमद की अगर हम बात करते हैं तो ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हिज अर्निंग्स फ्लक्चुएट एवरी डे। अब देखा जाए तो वो सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है ना, रिक्शा पुलर है, कभी कोई जैसे कहते हैं ना कि कभी तो उसको अर्निंग हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, कभी तो कोई सवारी मिलेगी तो कभी नहीं भी मिलेगी, ठीक है। बट रामू से बेटर है, वो रामू से बेटर है, क्योंकि उसको डेली ना से ही जितना अर्निंग उसकी डेली होती है कम तो हो सकती है। ये ऐसा तो नहीं है कि कभी डेली में कोई दिन ऐसा भी आएगा कि कब कुछ मिलेगा ही नहीं उसको। लेकिन रामू के साथ तो 3-4 महीने की प्रॉब्लम थी, है ना। तो उसके बाद अहमद की बात करें दोबारा से,
उसकी अर्निंग फ्लक्चुएट कर सकती है एवरी डे। तो ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट फॉर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटी। कभी कभी तो उसकी इतनी कमाई हो जाती थी कि वो अपनी डे टू डे नेसेसिटी को पूरा करने के लिए बहुत कुछ खरीद भी लेता था। क्लियर। तो उसके बाद फॉर्चुनेटली अहमद का ना एक येलो कार्ड बना हुआ था। येलो कार्ड से हम क्या करते हैं, हमें जो राशन शॉप से होती हैं, राशन शॉप से उसे राइस, व्हीट, शुगर, कैरोसिन ये जो है बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक है। तो येलो कार्ड वालों को तो वैसे बहुत सस्ता मिलता है हमारी कंट्री में। तो अहमद का भी बना हुआ था, तो अहमद को ये सब चीज़ें वहाँ से बहुत इजीली और सस्ती मिल जाती हैं। ही गेट्स दीज एसेंशियल्स एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। ओके। ही परचेजेज इज मंथली स्टॉक। अपने मंथली स्टॉक जो है राशन शॉप से ही परचेज कर लेता था जब भी वो ओपन होती थी। हाँ जी। तो उसके बाद इन दिस वे अहमद इज एबल टू प्रॉपरली जो है ना वो एबल था किसके लिए, टू सर्वाइव हिज हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ठीक है। तो उसके मतलब चाहे उसकी अर्निंग जो थी वो सफिशिएंट नहीं थी, बट विद द हेल्प ऑफ द पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वो इन अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए कैपेबल था। बट रामू कैपेबल नहीं था। ही वॉज अ इनसिक्योर, फूड इनसिक्योर पर्सन। तो इन दोनों की स्टोरी को आपने बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है। वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल कॉम्पोजिशन ऑल्सो प्ले इन द फूड इनसिक्योरिटी। सोशल कॉम्पोजिशन भी एक रोल प्ले करती है। ठीक है। वो क्या है, देखिए हमारी सोसाइटी में SC, ST एंड OBC हैं हु हैव लो लैंड प्रोडक्टिविटी प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। जिनकी लो लैंड प्रोडक्टिविटी मीन्स ऐसी लैंड जिस पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, या कह दो कि कम लैंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द फूड अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर एंड हु हैव माइग्रेटेड, जो माइग्रेट हो चुके हैं पीपल और जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट थे। ठीक है। इन सर्च ऑफ वर्क आर ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पर्सन पीपल। ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इन फूड इनसिक्योर में सिर्फ ये तो कैटेगरीज थी कि ये कैटेगरीज आ सकती हैं। उसके बाद हमारा सोशल कॉम्पोजिशन भी है। SC, ST, OBC आ सकते हैं। और कौन आ सकते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हो चुके हैं वो आ सकते हैं। और कौन आ सकते हैं, अ लार्ज पोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years। क्लियर। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें समटाइम्स क्या होता है कि फूड प्रॉपर नहीं मिलता। क्लियर। वो फूड इनसिक्योर होती है। नर्सिंग मदर्स हैं एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years। 5 साल के कम के एज के बच्चों को समटाइम्स क्या होता है कि न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता। दे आर ऑल्सो द फूड इनसिक्योर। कई बार बच्चों को क्या होता है कि एक थ्रॉट की प्रॉब्लम होती है, घेंगा। वो किसकी वजह से होती है, वो अगर प्रेगनेंसी में कोई भी मदर को आयोडीन प्रॉपर नहीं मिलता है तो जो भी बेबी होता है, जब भी उसका बेबी का बर्थ होता है उसे वो कुछ टाइम के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या वो क्या होती है उसमें आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, हमें घेंगा की प्रॉब्लम हो सकती है। उससे मतलब थ्रोट में क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है बहुत बड़ा, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो ऐसे ही 5 साल के कम के एज के बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड दोज आर ऑल्सो वी कैन से दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फूड इनसिक्योरिटी। क्लियर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल। अब हमारी कंट्री में फूड इनसिक्योर पीपल कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे हैं, यस कहाँ कैसे हैं, हाई इन सम स्टेट्स विच आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है ना वहाँ पे ये रेशो ज़्यादा होती है। देखिए अब हमारी में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन होने से वहाँ के लोगों की अर्निंग बहुत बढ़ गई है। इवन जो वहाँ के फार्मर्स हैं और इवन जो वहाँ पे लेबर काम करती है जो खेतों में, वो भी ठीक ठाक अच्छे, मतलब उनका ये नहीं हम कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच गए हैं, बट उनका लेवल जो है ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फूड इनसिक्योरिटी में हम काउंट करेंगे। बट अब जहाँ पे ये तो सिर्फ इन 3 स्टेट्स की मैंने बात करी है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ है तो वहाँ पे तो क्या है, फूड इनसिक्योरिटी हम लोग काफ़ी स्टेट्स में फील कर रहे हैं। उड़ीसा में है, जैसे कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है। देखिए हाई इन सम स्टेट्स विच आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज रीजन्स
मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। जिन रीजन्स में बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर से तो स्टारवेशन और फूड इनसिक्योरिटी होगा ही होगा। उसके बाद स्टेट्स, अब वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, यूपी के सारे जो है ना, सारे नहीं है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स है सिर्फ। उसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। समझ में आ गई बात? तो ये है कि इन स्टेट्स में फूड इनसिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में। उसके बाद हम बात करेंगे हंगर की। अब हंगर, भूख, ये क्या चीज़ है? हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद हमारी एक और लाइन हम लोग लिखेंगे, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। ठीक है। अब हंगर क्या है? ये फूड इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करने का एक हमारा अगला एस्पेक्ट है। फूड इनसिक्योरिटी में क्या होगा? लोगों को खाने को पूरा नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, फूड नहीं मिलता, वो फूड इनसिक्योरिटी होती है। ठीक है। और ये सिर्फ पॉवर्टी को ही एक्सप्रेस नहीं करता है, पॉवर्टी के बारे में बताने का भी दूसरा सोर्स है। ठीक है। अब ये देखिए आप, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स अब एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। अब मेन एम क्या है हमारी गवर्नमेंट का? फूड सिक्योरिटी लेके आना। तो वो फूड सिक्योरिटी कैसे लाई जा सकती है? अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द करंट हंगर। अगर हम करंट हंगर को एलिमिनेट कर दें एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर, और करंट हंगर तो हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करना मतलब खत्म करना, और करंट को अगर हमने खत्म कर दिया, उसके साथ साथ हमने फ्यूचर हंगर के रिस्क को भी क्या करना है? रिड्यूस करना है, उसे भी कम करते जाना है, खत्म करते जाना है। तभी होगा हमारी गवर्नमेंट का मेन मोटिव पूरा। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे हंगर के 2 डायमेंशंस के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर या डायमेंशंस, इसके 2 हैं, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। ये आप देख रहे हैं, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। यस। तो क्रॉनिक हंगर क्या होता है? क्रॉनिक हंगर, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि क्रॉनिक हंगर जब लोगों को खाने को प्रॉपरली खाना ही नहीं मिलता। ठीक है। लोगों को क्रॉनिक मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलता, ये कह लो कि समटाइम्स क्या होता है कि पूरा पूरा दिन खाने को नहीं है। ठीक है। persistently they remain hungry for full the day। तो क्रॉनिक हंगर वो होता है कि जब पूरा दिन खाने को ही नहीं मिलता, और ये क्रॉनिक हंगर जो मोस्टली पुअर सोसाइटी में, पुअर कैटेगरी में जो लोग बहुत गरीब होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिनकी अर्निंग बहुत ही लो एंड लो होती है। क्लियर? या ये कह लो कि उनके पास काम ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो वहाँ पे क्रॉनिक हंगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। जो पुअर पीपल है ना, पुअर पीपल बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हंगर से सफ़र करते हैं। वो क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। ठीक है। और लो इनकम की वजह से दे आर अनेबल टू बाय देयर फूड। मैंने बताया ना अभी, जो पुअर पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्रॉनिक हंगर से। क्रॉनिक हंगर क्या होता है? क्रॉनिक हंगर वो जो लोगों को खाने को, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट तो छोड़ो आप, ठीक है, मतलब डेली रूटीन का खाना भी वो नहीं मिल पाता उन्हें। क्रॉनिक इसके नेम से पता चल रहा है कि मिलता ही नहीं है खाना। ठीक है। तो क्रॉनिक हंगर में हम इसकी, मैंने बताया आपको क्रॉनिक हंगर क्या होता है। क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट persistently inadequate in terms of quantity। क्लियर? तो ये पुअर जो पीपल होते हैं जिनकी इनकम बहुत लो होती है, उन्हें क्रॉनिक हंगर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीजनल हंगर की। सीजनल हंगर क्या है? सीजनल हंगर मेनली किस कैटेगरी में पाया जाता है? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैंने रामू की स्टोरी से बताया आपको, वो 4 महीने क्या रहता है? 4 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो सीजनल हंगर ही फेस करता है। तो सीजनल हंगर में क्या होगा कि सीजनल हंगर में हम उस कैटेगरी को इन्वॉल्व करते हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्यों हम इन्वॉल्व करते हैं? वो क्यों? क्योंकि इस
जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हम पूरा साल हमें काम नहीं मिलता, क्लियर। और पूरा साल हमें काम ना मिलने की वजह से हमें कुछ महीने क्या रहना पड़ता है, कुछ महीने हमें क्या काम से कह लो कि अनटच भी रहना पड़ता है, क्लियर। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में भी जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, कैजुअल लेबरर भी सीजनल हंगर फेस करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो ये था कैजुअल लेबर मार्केट, तो ये भी सीजनल हंगर बहुत ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि वो सीजनल एक्टिविटीज़ में होते हैं। सीजनल एक्टिविटीज़ जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में हम बात कर लेते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, तो रोड कंस्ट्रक्शन में उन्हें कुछ महीने काम मिलेगा तो कुछ महीने नहीं मिलेगा, तो वो जितने महीने काम मिलेगा तो उन्हें फूड भी मिलेगा, जितने महीने काम नहीं मिलेगा तो उन्हें वो फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है। तो ये था हमारा सीजनल हंगर और क्रॉनिक हंगर। आपकी बुक में बच्चे ये गिवन है, आपको डाटा टेबल है, आपको एक गिवन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ हंगर। उसमें आपको सीजनल हंगर और क्रॉनिक हंगर जो है रूरल और अर्बन एरिया में गिवन है। ये आप लोगों ने अपना डाटा बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया, उसके बाद इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इंडिया ने बहुत ज़्यादा, हमारी कंट्री ने कोशिश किया कि हमें फूड सिक्योरिटी जो है लाऊं कंट्री में, हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी आए और फूड इनसिक्योरिटी जो है ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट कुछ स्टेट्स में तो ऐसा हुआ है। तो ये इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, and increase in the food grains was however disappropriate। अब प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा। जब हमारे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी कौन, इंदिरा गांधी, तो जब इंदिरा गांधी हमारे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी तब क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है व्हीट का प्रोडक्शन उससे इंक्रीज हुआ था, व्हीट रेवोल्यूशन हुआ था। व्हीट रेवोल्यूशन हुआ था हमारे कंट्री में 1968 में। तो 1968 में जब व्हीट रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि व्हीट के साथ साथ हमें और किसके प्रोडक्शन में हमने रेवोल्यूशन करना है, वो था राइस। तो उसके बाद व्हीट और राइस दोनों में ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिससे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन जो है आप ये देखिए कि प्रोडक्शन जो था हमारी कंट्री में पहले 7.23 मिलियन, जो कि बाद में 2009 और 10 में 218 मिलियन तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। और जिसकी ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन तीनों स्टेट्स में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज हाउएवर डिसअप्रोप्रिएट। फूड ग्रेन्स का इंक्रीज जो है वो डिसअप्रोप्रिएट है, मीन्स इक्वल नहीं है। वो तो मैंने बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन सभी स्टेट्स में नहीं हुआ, जिन स्टेट्स में हुआ है वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन सभी स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ है तो सभी स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन इक्वल नहीं जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंटिन्यू टू स्टैगर, मतलब वो धीरे धीरे चल रही हैं। क्लियर बात आगे नहीं समझ में। प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ आपको, ठीक है। महाराष्ट्र, प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बिहार, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर बात होगी समझ में। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, यूपी में देयर इज एन इंक्रीज इन, किस में इंक्रीज हुआ है, इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। समझ में आ गई बात। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, इन द राइस यील्ड, अर्निंग को बोला जाता है ये।
क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर टॉपिक, दैट वॉज द फूड इनसिक्योरिटी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने ये पूरा लिखना है। इसमें आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हंगर एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ हंगर, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन आपके पास जो फूड ये आता है, इनसिक्योरिटी आता है, तो वो आपने यहाँ तक करना है, वो आपका यहाँ तक कवर हो जाता है। उसके बाद हंगर का एक अगला टॉपिक हो जाता है, फिर इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी, वो भी एक टॉपिक है आपका। तो जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपने आंसर वैसे ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।